नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी अपना सेकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा पार्ट। इससे पहले हमने सिंगल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर एंड HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस समझे थे। आज हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप, साझेदारी। देखिए, इससे पहले जो दोनों समझे हैं उन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उन पे थोड़ा सा बात करते हैं, फिर इसको आगे स्टार्ट करेंगे। जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था, सिंगल पर्सन, जिसमें केवल एकमात्र व्यक्ति पैसा लगाता है, वही उस पैसे के बदले में जितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है खुद प्राप्त करता है। जो मैनेज करने का काम है वो सारा अकेला व्यक्ति करता है। बात करते हैं हिंदू अविभाजित परिवार या संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत पूरा परिवार मिलकर उस बिजनेस को करता है। परिवार का सबसे अधिक उम्र वाला या सबसे बड़ा व्यक्ति, जो जिसे मुखिया या कर्ता कहते हैं, उसके निर्देशन में पूरा व्यवसाय संचालित किया जाता है। परिवार का हर एक सदस्य, चाहे उसने आज ही जन्म क्यों न लिया हो, उस बिजनेस का मेंबर माना जाता है। आज बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। जैसा कि नाम से क्लियर है, साझेदारी, साझा करना, एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई एक साथ में काम करना। तो पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन समझते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यावसायिक कारोबार को करते हैं और लाभ हानि विभाजित करने का समझौता करते हैं, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यावसायिक कारोबार को करते हैं और लाभ हानि विभाजित करते हैं। व्यावसायिक कारोबार का मतलब होता है जो वैधानिक कोई लीगल बिजनेस करना है, जिस पर दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहेंगे। तो उस पार्टनरशिप की कुछ विशेषताएं हैं। जिस प्रकार से आपने HUF और सोल प्रोप्राइटर की विशेषता समझी थी, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास पार्टनरशिप की भी कुछ विशेषताएं हैं। और उन विशेषताओं के अंतर्गत जैसे पहला पॉइंट आता है स्थापना। देखिए, पार्टनरशिप की स्थापना कैसे होती है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसे हम एक पार्टनरशिप कहते हैं। यदि आप पार्टनरशिप का, साझेदारी का पंजीयन कराना चाहो तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट आता है असीमित दायित्व। साझेदारी व्यवसाय में काम करने वाले जितने भी साझेदार होंगे, सामान्यतः उन सबका दायित्व असीमित होता है। देखिए, असीमित दायित्व का मतलब यही होता है कि यदि व्यवसाय में किसी प्रकार का दायित्व बचता है, किसी प्रकार का भुगतान देना है, पैसा देना बाकी है, तो वो भुगतान आपको कंपल्सरी करना पड़ेगा। यदि आपके फर्म के पास, बिजनेस में आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपनी पर्सनल असेट्स भी बेचकर उसका पेमेंट करोगे। ये होता है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिर आता है जोखिम वहन करना। कोई भी बिजनेस हो, उसे हमें रिस्क लेना ही पड़ता है, और बिजनेस जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें भी रिस्क ली जाती है, और ये रिस्क सभी पार्टनर लेते हैं। जितने पार्टनर होंगे सबके लिए समान रिस्क होती है। नेक्स्ट, निर्णय और नियंत्रण। पार्टनरशिप में जिस प्रकार का जो डिसीजन लिया जाता है या कंट्रोल किया जाता है, वो सभी पार्टनर मिलकर करते हैं। किसी एक पार्टनर के हाथ में नहीं होता है। जितने पार्टनर हो सारे मिलकर उस सारे डिसीजन लिए जाते हैं। निरंतरता। देखिए, पार्टनरशिप कंटिन्यू चलने वाला बिजनेस है। सोल प्रोप्राइटर की तरह नहीं है कि एक बार पार्टनरशिप एंड हो जाए। मीन्स जब कोई बिजनेस, जो सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहा था, सिंगल पर्सन जब बिजनेस कर रहा था, उस बिजनेस के अंतर्गत जब उसकी डेथ हो जाती है, वो पार्टनरशिप या वो अपना बिजनेस छोड़ देता है, तो छोड़ने के बाद बिजनेस वहीं समाप्त हो जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में मान लीजिए 4 पार्टनर है, एक पार्टनर चला भी गया तो भी आपका पार्टनरशिप बंद नहीं होती है। पार्टनरशिप कंटिन्यू चलती रहती है। किसी एक पार्टनर के आने जाने से पार्टनरशिप पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। यदि कोई पार्टनर छोड़ के जा भी रहा है तो भी बाकी पार्टनर उस पार्टनरशिप हमको नए सिरे से प्रारंभ कर सकते हैं। सदस्य संख्या। देखिए, पार्टनरशिप में कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम 50 हो सकते हैं। कम से कम आपके दो से कम पार्टनरशिप नहीं हो सकती। मैक्सिमम 50 की संख्या निर्धारित है। नेक्स्ट आता है एजेंसी संबंध। एजेंसी संबंध का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके सभी पार्टनर द्वारा व्यवसाय संचालित किया जा सकता है, या सबकी ओर से कोई एक पार्टनर भी चला सकता है। मीन्स आपके सभी पार्टनर के मध्य एक एजेंट का संबंध होता है। एक दूसरे के प्रति कोई भी पार्टनर अपना कार्य कर सकता है। विशेषताओं के बाद में आता है गुण। पार्टनरशिप की क्या क्वालिटीज है, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है। गुण के अंदर हम बात करते हैं स्थापना एवं समापन में सरलता है। देखिए, पार्टनरशिप का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। आपके साथ में जितने लोग मिलकर काम करना चाहते हैं,
सबकी राय ले लीजिएगा, सब यदि सहमत हैं तो आप उसका प्रारंभ कर सकते हो और सभी की इच्छा के अनुसार उसका हम समाप्त भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें वैधानिक औपचारिकताएँ नहीं होती हैं। संतुलित निर्णय, देखिए इसका जो डिसीजन होता है वो सभी लोगों से राय लेकर लिया जाता है। जब किसी एक बिंदु पर एक से अधिक लोग, एक से अधिक व्यक्ति उस पर अपना सजेशन देते हैं, उस पर अपना राय प्रस्तुत करते हैं, तो हो सकता है उसका जो डिसीजन होता है वो अच्छा नहीं होता है। पर्याप्त कोष, देखिए यहाँ पे सफिशिएंट फंड मिलता है हमको, क्योंकि यहाँ एक अकेला व्यक्ति तो पैसा लगाता नहीं है, एक से ज़्यादा लोग पैसा लगाते हैं। जब अधिक व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, अधिक व्यक्ति पैसा लगा रहे हैं, तो अपने पास जो फंड है, जो पैसा आया है वो सफिशिएंट रहता है। जोखिम बांटना, आपकी रिस्क अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई बिजनेस अकेला व्यक्ति कर रहा है तो सारी की सारी जोखिम एक व्यक्ति के पास में, लॉस होगा तो अकेले को वहन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में जितनी रिस्क है वो सभी लोग मिलकर बांटते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 पार्टनर है तो आपके पास में 5वां हिस्सा प्राप्त होगा। यदि प्रॉफिट होता है तो भी 5वां, लॉस होता है तो भी 5वां हिस्सा प्राप्त होता है। गोपनीयता, देखिए यहाँ जो भी बिंदु है, जो भी कुछ ऐसे डिसीजन है वो अपने अंदर ही रहते हैं। गोपनीयता बनी रहती है अपने व्यवसाय की, क्योंकि आप जो चीज़ें मार्केट में शेयर नहीं करना चाहते हो वो अपने तक सीमित रहेगी। कुछ इसके दोष भी हैं। हर बार की तरह इस बार फिर मैं आपसे यही बात कहूँगा कि जहाँ मेरिट्स होंगे वहाँ डिमेरिट भी जरूर होगा, जहाँ गुण है तो दोष जरूर होगी, क्योंकि इसमें कुछ फायदे हमको नजर आ रहे हैं तो कुछ कमियां भी हैं। और वो कमियां क्या है? पहला है असीमित दायित्व। देखिए एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है, क्योंकि बिजनेस का कोई कहा नहीं जा सकता है, आज प्रॉफिट में कल लॉस में भी हो सकती है। यदि आप लॉस में जा रहे हो उस स्थिति में आपको अपने पर्सनल असेट्स भी बेचनी पड़ सकती है, तो एक प्रकार से ये हमारे लिए थोड़ा सा डिमेरिट्स का रोल प्ले करता है। सीमित साधन, देखिए यहाँ पर भी लिमिटेड सोर्सेज ही होते हैं। लिमिटेड सोर्सेज का तात्पर्य हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है, एक अकेला व्यक्ति लगा रहा है तो वो उतना ही पैसा लगा पाएगा जितना वो सोल प्रोप्राइटरशिप में लगाता था। यहाँ फर्क सिर्फ इतना सा है कि सभी लोग मिलकर लगा रहे हैं, तो पर्टिकुलर यदि हम पर्सनल एक व्यक्ति की बात करते हैं तो उतना ही सोर्सेज प्राप्त होता है हमको। परस्पर विरोध की भावना, देखिए सामान्य हम एग्जाम्पल समझते हैं कि जब एक स्थान पर एक से अधिक लोग मिलते हैं और सारे व्यक्ति एक ही प्रकार के काम करते हैं तो 100% विरोध होता ही है। पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति सहनशील नहीं होता, हर व्यक्ति धैर्यशील नहीं होता है। हर व्यक्ति यही चाहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन कम से कम काम करना पड़े। एक मानव या सामान्य व्यक्ति की कैसी प्रवृत्ति है कि व्यक्ति कम काम में अधिक बेनिफिट कमाना चाहता है। दूसरी बात, जब ऑर्डरशिप, क्योंकि हर कोई व्यक्ति उस बिजनेस का मालिक है तो किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करना चाहेगा। कोई यदि कोई व्यक्ति कह देता है कि आप ये काम करो तो नहीं करेगा वो, क्योंकि वो भी उसका मालिक है। तो जब कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो जाती है, आपस में तालमेल नहीं सेट हो पाता है, एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने की भावनाएं क्रिएट हो जाती है, तो इस तरह से पार्टनरशिप लंबे समय तक चलना थोड़ा सा असंभव तक रहता है, कम चांस होते हैं। निरंतरता की कमी, कंटिन्यूटी नहीं रहती है। कारण ये है कि आपने आज पार्टनरशिप करी है, साल भर तक आपका सही चला है, नेक्स्ट ईयर आप लोगों के बीच डिस्प्यूट हो गया तो बंद कर दोगे, सीधी सी बात है। क्योंकि काम सारे पार्टनर तो एक्टिव हो नहीं सकते हैं, सारे पार्टनर एक्टिव होते हैं तो सही काम चलता है, लेकिन जब एक्टिव नहीं हो पाते हैं, कोई व्यक्ति उसको डिले कर छोड़ देता है, तो इस स्थिति में आपका पार्टनरशिप डिस्प्यूट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। डिस्प्यूट हो जाता है तो नए सिरे से फिर से आपको पार्टनरशिप करनी है, तो कहने का मतलब इसमें कंटिन्यूटी कम रहती है। लास्ट आता जनता में विश्वास की कमी। देखो जब बार बार इस तरह की हरकतें होती रहती है कि आज आपके 4 पार्टनर थे, साल भर में 2 पार्टनर निकल गए, फिर वापस 2 नए आए हैं, तो लोगों के प्रति आपका विश्वास कम हो जाता है। लोग उस प्रकार के बिजनेस में विश्वास कम करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, ये थे आपके गुण और दोष। अब हम बात करते हैं साझेदारों के प्रकार। हमारे पास जो पार्टनर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। टोटली हमारे पास पार्टनर 6 हैं। पहला आता है सक्रिय साझेदार, फिर आता है सुसुप्त या निष्क्रिय साझेदार, गुप्त साझेदार, नाम मात्र साझेदार, विबंधन साझेदार और प्रतिनिधि साझेदार। देखिए इन सबका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार वो साझेदार होता है जो व्यवसाय में पूंजी लगाता है और सबसे ज़्यादा सक्रिय रूप से व्यवसाय के संचालन में हिस्सा लेता है, जिसको हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं, कि बिजनेस में पैसा भी वो लगाएगा और सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर काम करता है। सुसुप्त निष्क्रिय साझेदार, जो पैसा तो लगाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं।
नेक्स्ट, गुप्त साझेदार। ऐसे साझेदार होते हैं जिनका संबंध पार्टनरशिप फॉर्म से जो संबंध है वो जनता को नहीं पता चलता है। पार्टनर तो है लेकिन पार्टनर्स पब्लिक में ऐसा नहीं दिखाते हैं कि हम इनके पार्टनर हैं। नाम मात्र साझेदार है, ऐसे पार्टनर होते हैं जो पैसा नहीं लगाते हैं, कैपिटल तो लगाते नहीं है, केवल अपना नाम यूज़ करने के लिए देते हैं कि हम भी इसके पार्टनर। जैसे आपने सुना होगा ब्रांड एम्बेसडर जैसे वर्ड यूज़ करते हैं कि कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब उनको एज ए पार्टनर बना लिया जाता है, सिर्फ अपना नाम यूज़ करवाते हैं। विबंधन साझेदार, इसका मतलब होता है कि पार्टनर अपना आचरण या व्यवहार को इस प्रकार का रखता है कि जनता को ये लगे कि व्यक्ति उसका पार्टनर है, साझेदार है। और प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपना नाम व्यवसाय में प्रयोग करने के लिए देता है, खुद जानबूझ के ये कहता है कि मैं इस, हालांकि ये वैसे पार्टनर होते नहीं हैं लेकिन ऐसे ट्राई करते, मतलब ऐसा कुछ हरकत करते हैं, ऐसी कुछ तरीके अपनाते हैं जो लोगों को ऐसा लगता है कि वो इस प्रकार के पार्टनर हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक बात करते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी के प्रकार है। आपके पास में साझेदारों के प्रकार भी हैं और साझेदारी के प्रकार भी हैं। साझेदारी हमारे पास दो प्रकार की है, अवधि के आधार पर और देयता। देयता का मतलब होता है दायित्व के आधार पर, लायबिलिटी के अकॉर्डिंग। अवधि के आधार पर दो प्रकार की है, एक तो होती है सामान्य ऐच्छिक साझेदारी, एक है विशिष्ट साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी का मतलब होता है ऐसी साझेदारी जिसका समापन पूर्व निश्चित नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कब समाप्त होगी। जब साझेदारों की इच्छा हो जाएगी या सरकार कोर्ट नोटिस दे देगी तब बंद कर देंगे इसको। बाकी ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाली पार्टनरशिप है। विशिष्ट साझेदारी किसी विशेष उद्देश्य के लिए। मान लीजिए आपने 3 लोगों ने मिलकर एक घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो आपकी पार्टनरशिप उतने समय तक रहेगी जब तक आपका घर नहीं बनता है, वो पूरा बिल्डिंग नहीं तैयार होता है। तो इस प्रकार की साझेदारी जिसके अंतर्गत विशेष काम या विशेष उद्देश्य के लिए जब हम साझेदारी करते हैं, विशेष समय के लिए साझेदारी करते हैं, उसे विशिष्ट साझेदारी कहते हैं। लेकिन जब सामान्य है, लंबे समय तक चल रही है, सभी साझेदारों की इच्छा पर उसका अंत किया जाता है, वो ऐच्छिक साझेदारी। देयता यानी दायित्व के आधार पर दो प्रकार की होती है, सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी। सामान्य का मतलब होता है ऐसी साझेदारी जिसके सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। ऐसी साझेदारी जिसके सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। जितने पार्टनर हैं सबका लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा, उसे हम जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित साझेदारी का अर्थ होता है कि ऐसे साझेदारी जिसमें किसी एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, बाकी सबका सीमित। किसी एक का असीमित, बाकी सबका सीमित होता है, उसे सीमित साझेदारी कहते हैं। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। एक छोटी सी डेफिनेशन है कि साझेदारों के मध्य लिखित समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है। देखिए, अकेला व्यक्ति जब काम करता है तब उसे किसी प्रकार का एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको सारे काम खुद को ही करना है, सारे डिसीजन खुद के ही है। लेकिन जब बात आती है पार्टनरशिप के, जब आपके पास एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उस समय आपको डिसीजन लेना होगा, कुछ पहले से आपको पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना होगा, और वो जो पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं उसके लिए हम एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, वही एग्रीमेंट आपके लिए पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है कि साझेदारों के मध्य लिखित समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है। देखिए, साझेदारी संलेख के अंतर्गत आप हम का नाम लिखते हो, साझेदारों के नाम लिखे जाते हैं, साझेदारों का विवरण लिखा जाता है, साझेदारों कितने कैपिटल लगाएंगे, कितना इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन देना है, नहीं देना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप उस पार्टनरशिप डीड में लिखते हो। यदि आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हो तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के कुछ प्रावधान लागू होंगे, जैसे लाभ हानि बराबर बांटना है, पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, आहरण पर ब्याज नहीं देना है, उसके बाद आपको ऋण पर ब्याज 6% देना है। इसके अलावा सभी साझेदार आपके पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, सभी साझेदार आपके लेखा पुस्तकें देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जो साझेदारी संलेख नहीं बनता है तब लगाए जाते हैं, बाकी जनरली साझेदारी संलेख बना दिया जाता है, सभी साझेदारों के मध्य एक एग्रीमेंट किया जाता है। तो ये था आपका पार्टनरशिप। इससे पहले हमने एचयूएफ समझा था, उससे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप समझा था। अपने टाइप्स ऑफ फॉर्म्स टोटली 5 हैं, जिसमें से ये आपका 3rd पॉइंट था। इस प्रकार से क्लियर होता है। एनी डाउट आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।